आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर। यदि जिसे पहले चैप्टर यदि समझ में नहीं आया तो 2 से 3 चैप्टर तक उसके लिए समस्या बनी रहेगी। इसलिए हम लोग उसको समझने के लिए सबसे पहले हम पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, क्या होता है और कैसे इसके बेसिक नॉलेज यदि जान जाएंगे तो आगे के कोई भी 2-3 चैप्टर जो बचा है उसके बारे में कोई समझने में समस्या नहीं होगी। जानते हैं हम लोग उससे जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। सबसे पहले हम जानेंगे ये एक यूनिट है। यूनिट के अंदर 3 लेसनों को पढ़ना है। पहला लेसन जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा लेसन है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता और तीसरा लेसन है विद्युत धारा। हम लोग जानेंगे जो यूनिट दी गई है वैद्युत, इसके 2 भागों में बांटा गया है। 2 इसकी शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन से 2 भाग हैं? पहला भाग जो है स्थिर वैद्युतिकी है और दूसरा भाग जो है वैद्युत चालन है। दूसरा भाग जो है वैद्युत चालन है। हम समझने का प्रयास करेंगे स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। इसे यदि हम इंग्लिश में इसको हम डिफाइन करें थोड़ा सा तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 भागों में तोड़ा जाए तो इसमें क्या डिफाइन होगा इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज का मतलब आवेश, चार्ज का मतलब आवेश। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ या हम कह सकते हैं कि विराम। यदि हम बात करें वैद्युत स्थिति के बारे में, स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युत मतलब आवेश, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब आवेश रुका हुआ या विराम अवस्था में। यदि आवेश रुका हुआ हो तब हम इन 2 लेसनों के बारे में जो पढ़ेंगे चैप्टरों के बारे में, यह आवेश रुका हुआ होगा अर्थात। और जो वैद्युत चालन के बारे में पढ़ेंगे इसमें आवेश गतिमान होगा। तो जब आवेश रुका हुआ होगा तो क्या क्या कंडीशन होगा? जब आवेश रुका हुआ होगा तो यह आवेश जब रुका है तो वह कितनी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा है, निकाल रहा है, बना रहा है, या कितना उस पे कोई चार्ज, जो उसका चार्ज है वो कितना फोर्स कर रहा है, कितना बल लगा रहा है। और इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और इतने बेसिक चीजों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे इस लेसन में, उस यूनिट में। और आज लेसन नंबर 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन हम देना चाहेंगे। इसके बारे में लेसन का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस लेसन में हम लोग सबसे पहले टॉपिक जब स्टार्ट हम कर रहे हैं, सबसे बेसिक चीज है वह है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश होता क्या है इसको समझने के लिए आप लोग पेन को एक लीजिए, लेने के बाद बिना बालों में रगड़े छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब लेकर जाते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब बिना पेन को रगड़े लेकर जाते हैं, न तो कागज के टुकड़े पेन की तरफ आकर्षित होते हैं और न ही दूर हटते हैं, न तो उनके पास आते हैं और न ही दूर हटते हैं। और जब पेन को हम सूखे बालों में रगड़कर और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जब पास लेकर जाते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में हलचल उत्पन्न होता है। अर्थात जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएंगे तो कागज के टुकड़ों में हलचल होगा, तथा कुछ पेन की तरफ आकर्षित होंगे, पेन की तरफ आएंगे और कुछ पेन से दूर जाएंगे, अर्थात प्रतिकर्षित होंगे। इससे यह होता है कि आवेश में कुछ ऐसा गुण है जो वस्तु को और खींचता है या वस्तु से दूर हटाने का प्रयास करता है। और
जो वही जो गुण है वही क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अर्थात वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तु वैद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने का प्रयास करता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत बल की बात हम कर लें। वैद्युत बल होता क्या है? वैद्युत बल वह बल है जो किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित, जो किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षित करता है या प्रतिकर्षण करने का प्रयास करता है, वही वैद्युत बल कहता है। जिस बल से आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है वही वैद्युत बल कहलाता है। इस वैद्युत आवेश को समझने के लिए हम कुछ, ये वैद्युत आवेश जो हैं किस, जो वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, कैसे करती हैं, इसको समझने के लिए इसमें आवेश में क्या ऐसा चीज है जो वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्या इसमें कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा ऐसा गुण प्रकट हो जाता है जो वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके लिए हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। क्या चीज? वस्तु जो होती है, कोई भी वस्तु, वह किससे निर्मित होती है, किससे बना होता है? जो भी वस्तुएं होती हैं वह पदार्थ से बनी होती है। किससे बना होता है? पदार्थ से बना होता है। जो भी पदार्थ होता है वह किससे बना होता है? अणु से बना होता है। जो भी अणु होता है वह किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है। और परमाणु में तीन चीजें होती हैं। कण, परमाणु में क्या चीज मौजूद होते हैं? कण। और वह कण क्या क्या चीज होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस, और न्यूट्रॉन जो होते हैं उदासीन होते हैं। यही इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए क्या चीज इसमें ऐसा होता है जो वस्तु वैद्युत बल, जो वैद्युत आवेश होते हैं उसमें गुण ऐसे प्रकट हो जाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी वस्तु होता है उसमें सभी वस्तुओं में क्या चीज मौजूद होते हैं? परमाणु मौजूद होते हैं। क्योंकि परमाणुओं से निर्मित अणु होते हैं और बहुत से अणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं, पदार्थ से वस्तु बनता है, अर्थात वस्तुओं में परमाणु होते हैं। और उस परमाणु में की संरचना के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। परमाणु की जो संरचना होती है वह नाभिक होता है। परमाणु में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। जो ये नाभिक होते हैं नाभिकीय बल द्वारा ये बंधे होते हैं, इसलिए ये नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। और इसके चारों तरफ कक्ष होता है। क्या होता है बेटा? कक्ष होता है। इस कक्ष के, ये कक्ष में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मान लेते हैं कि नाभिक के जो पास वाला पहला कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और मान लेते हैं ये कोई वस्तु ए है, इसके एक परमाणु के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें नाभिक के पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, यदि दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, और तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं बेटा 5 है। तो कुल इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? कुल इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 10 और 5, 15 इलेक्ट्रॉन हुए। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हुए। जितना इलेक्ट्रॉन होता है ठीक उतना ही उस परमाणु में प्रोटॉन भी होते हैं, तो 15 प्रोटॉन हुए। ठीक, दूसरी बात हम कर लें, कोई दूसरा पदार्थ है और वह पदार्थ बी है, और कोई वस्तु है दूसरा, वह बी है, और इसमें, इस पदार्थ में यह नाभिक है। इसके पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, और तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं 2 है। 2 हुआ। तो इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन बी वाले वस्तु के में जो परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 12 हुई। और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हुई? 12 हुई। जब इसमें 15 इलेक्ट्रॉन, 15 प्रोटॉन, और इसमें 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन हुए, तो इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे।
इसके इसमें क्या ऐसे रगड़ने से होता है, यदि हम किसी भी वस्तु को आपस में रगड़ेंगे उसमें चार्ज उत्पन्न हुआ। कैसे चार्ज उत्पन्न होगा इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। हम उससे पहले एक चीज हम जानेंगे ऊर्जा संरक्षण के बारे में। ऊर्जा संरक्षण होता क्या है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। अर्थात जब हम दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ें तो रगड़ने पर हमारे द्वारा जो दी गई ऊर्जा है इस वस्तु के परमाणु को मिला, वस्तु को मिला और वस्तु के परमाणु को मिला। जब वस्तु के परमाणु के बाहरी कक्षा में बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो अंदर है नाभिक के, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो जो हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा है यह पदार्थ के जो परमाणु हैं वह ग्रहण किए और सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो वही ऊर्जा को सबसे पहले पा जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसमें प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा को ग्रहण किए। जब ऊर्जा को पाए, कोई भी चीज यदि किसी चीज को ऊर्जा मिल जाती है उसमें हलचल उत्पन्न हो जाता है। तो जब यह ऊर्जा पाया तो यह क्या करेगा? यह दूसरे पदार्थ में के कक्ष में जाने का प्रयास करेगा। ये जब यहां से मान लेते हैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर बी वाले पदार्थ के कक्ष में चले गया तो इसमें अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो था 2 यहां से उसमें चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 13 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन में तो कोई कमी नहीं हुआ, प्रोटॉन तो 15 के 15 ही हैं। लेकिन यहां पर जो 12 इलेक्ट्रॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यहां पर 12 ही प्रोटॉन है। तो हुआ क्या? इसमें टोटल यदि देखा जाए तो एनर्जी कोई लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदली गई। अर्थात जो हमारा टोटल यदि देखा जाए तो यदि देखें हम टोटल तो एक जब यहां से इलेक्ट्रॉन जब यहां इस वाले पदार्थ में चला गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ? कमी हुई। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और प्रोटॉन की क्या हुई? अधिकता हुई। जब प्रोटॉन की अधिकता हुई तो यह कहा जाएगा तो यह धन आवेशित है, धन आवेशित या धनावेशित। इसमें क्या चार्ज है? धनावेशित। क्योंकि यहां पर प्रोटॉन जो है अधिक है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए यहां पर धन आवेशित है। यहां पर देखा जाए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक है प्रोटॉन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब अधिक है इसलिए यहां पर क्या है? ऋण आवेशित है। एक धन हो गया एक ऋण हो गया, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये वैद्युत आवेश, ये सब किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के जाने और आने के कारण होता है। इसका मुख्य भूमिका इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन यदि जाता है तो उस पे धन आवेशित होता है और जो ग्रहण करता है वहां पर ऋण आवेशित होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों वस्तुओं में आवेश उत्पन्न होगा। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह धन आवेशित होता है तथा जो इलेक्ट्रॉन देता है वह ऋण आवेशित होता है। और यही प्रोसेस है आवेश का। अब हम आते हैं आवेश के कुछ पॉइंट हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी पॉइंट यह है कि आवेश व्युत्पन्न राशि है। आवेश
आवेश व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि है, अर्थात आवेश जो होता है Q बराबर IT होता है, अर्थात दो मूल राशियों से मिलकर बना है। और व्युत्पन्न राशि की परिभाषा दो या दो से अधिक राशियों से जो मिलकर बनता है उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो हमें दो या दो से अधिक कैसे मिलकर बना है, क्योंकि हम देखने का प्रयास करेंगे। Q बराबर होता है IT, क्योंकि एक मूल राशि धारा और एक मूल राशि समय है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। हेगलिन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेश के दो प्रकार बताए थे। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। अभी डिस्कस हम लोग किए थे, तो आवेश कैसे धन आवेश होता है, कैसे ऋण आवेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है अर्थात प्रोटॉन की अधिकता होती है तो वह धन आवेशित होता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अर्थात प्रोटॉन की कमी होती है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वह ऋण आवेशित होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब वह धन आवेशित होता है। जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वह ऋण आवेशित होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेशित होता है। अर्थात जब धन आवेशित हुआ अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, अर्थात द्रव्यमान की भी कमी हुई। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि द्रव्यमान परमाणु के अणु के इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 गुणे 10 के घात -31 kg होता है। अर्थात यहाँ पर जो आवेश था, इस कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन थे यदि निकल कर दूसरे कक्ष में गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। जो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर गया तो इसके द्रव्यमान, एक द्रव्यमान जो होता है इतने केजी के बराबर होता है, अर्थात उसके द्रव्यमान की भी कमी हुई। तो इसके वजह से इसमें द्रव्यमान की भी कमी होती है। जब यहाँ पर द्रव्यमान की वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि जितना यहां से निकलकर उधर गया था उसने उस ऋण आवेशित में उतना की वृद्धि हो जाती है। आवेश की मात्रा, आवेश के बहुत से मात्रक हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। एमकेएस पद्धति में पहले हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। एमकेएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, ये समझने का प्रयास। Q बराबर होता है IT। तो I का जो मात्रक होता है, धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आवेश का जो एक मात्रक हुआ एमकेएस पद्धति में वह एम्पियर सेकेंड हुआ। दूसरे जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम। दूसरा मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है। ये तो एमकेएस पद्धति में एक मात्र एम्पियर सेकेंड हुआ, दूसरा हुआ कूलाम हुआ। लेकिन सीजीएस पद्धति में मात्र आवेश का पहला होता है ESU। इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट होता है। एक मात्रक ये हुआ इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। एक इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम होता है।
क्या होता है, कूलम होता है। अब अगला जो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी यूनिट जो होता है सीजीएस पद्धति में, वो फैक्लिन होता है। फैक्लिन होता है। और अदर भी कुछ मात्रक होते हैं, जैसे कि हम बात करें दूसरा अदर जो मात्रक होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। एक होता है EMU। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये सबसे छोटा मात्रक, सॉरी, ये सबसे छोटा मात्रक होता है, इससे कोई छोटा मात्रक ही नहीं होता है। ESU या फैक्लिन से छोटा कोई मात्रक नहीं होता। सबसे छोटा यदि मात्रक पूछता है तो ये पूछेगा, तो एक सबसे छोटा मात्रक आवेश का क्या होगा, तो ESU होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वह होता है फैराडे। ये दो अलग मात्रक हैं। फैराडे सबसे बड़ा मात्रक होता है, बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो वह है सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम होता है। आते हैं इसकी बीमा के बारे में। ये तो इतने मात्रक थे, और इसकी बीमा के बारे में आते हैं। बीमा क्या होती है, बीमा कैसे निकालेंगे, यह हम जानने का प्रयास करते हैं। Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT, और ये इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है, समय। तो बीमा जो निकल कर आएगी वह क्या, एम्पियर को A से और समय को T से। तो इसकी बीमा निकल कर आई AT। ये पूरे मात्रक निकल कर। अब आते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, पहली बात हम जानने का प्रयास करेंगे आवेश के गुण के बारे में। आवेश अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होता है, वह जिधर चाहे उधर मूव कर सकती है। इसमें दिशा की कोई वैल्यू नहीं होती है, दिशा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसलिए इसमें आवेश जो है अदिश राशि है। दूसरी बात हम कर लें, यदि आवेश में समान आवेश हो, आवेश समान हो तो यह प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करता है। तीसरी बात यह है, तो आवेश असमान है, असमान है तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। जब आवेश दो प्रकार के, तो यदि प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो हम एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जब आवेश एक प्लस और एक माइनस हुआ, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। अब जानते हैं आवेश संरक्षण के लिए। जो चौथा होता है, आवेश संरक्षित होता है। क्यों, क्योंकि आवेश संरक्षित इसलिए होता है क्योंकि यह तो न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है। कैसे, इसको हम जान लेते हैं। यदि हम बताए हैं कि यदि दो परमाणु हैं, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और प्रोटॉन की संख्या भी 10 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है और प्रोटॉन की संख्या 6, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन इधर और 10 प्रोटॉन इधर, और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 प्रोटॉन हो गए। अर्थात दोनों को यदि हम ऐड करें तो 16 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन, मतलब कि
ऐसे यहां पर भी जोड़ने पर 16 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन हुए। मतलब इसमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थात इसलिए आवेश कैसा होता है, संरक्षित होता है। अगला बता रहे हैं आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। जो अगला पॉइंट है, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। कैसे? यदि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर क्या वह आवेश में कमी हो जाती है? ऐसा नहीं होता। यदि बैटरी को हम चार्ज कर दें और एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराएं, लेकर जाएं, तो क्या वह डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जितना उसमें आवेश भरा है उतना ही रहेगा। जब तक कि उसका हम कोई प्रयोग न करें, उससे आवेश ले ना, तब तक वह उससे आवेश में कमी नहीं होता है। हम जानने का प्रयास करेंगे आवेशन की प्रक्रिया के बारे में, प्रकीर्णन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है। आवेश की प्रकीर्णन के बारे में समझने का प्रयास, मतलब कि आवेशन की प्रकीर्णन जो होती है, ये आवेश जो होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश कितने प्रकार से होते हैं? ये 3 प्रकार से होते हैं। ये कौन कौन से 3 प्रकार हैं? एक घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा तथा चालन द्वारा। तो घर्षण द्वारा हम लोग समझ चुके हैं। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, हमारे द्वारा जो दी गई एनर्जी होगी, यदि दूसरे परमाणु को पढ़ते हैं, उसमें अधिक ऊर्जा होने के कारण वो हलचल उत्पन्न होगा और वहां से अपने कक्ष को छोड़ने का प्रयास करेगा, दूसरे कक्ष में जाता है, दूसरे परमाणु के, और वहां पर एक में धन आवेश और दूसरे में